नमस्कार। आज 14 सितंबर 2021 हिंदी दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती कुसुमवीर। आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे आशीष रंजन, जो एमए सेकेंड ईयर के छात्र हैं। आशीष रंजन। नमस्कार। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हीय के सूल। इस आभासी मंच पर उपस्थित मुख्य वक्ता सुश्री कुसुमवीर जी, प्रोफेसर जेपी दुबे जी, मनस्विनी योगी जी, गण्यमान्य शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं मेरे सहपाठियों, सर्वप्रथम इस पुनीत हिंदी दिवस के समारोह में आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हिंदी भाषा भारत की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। हमारे देश में हिंदी भाषा वह भाषा है जिसे हर कोई आसानी से समझता है और बोलता है। हिंदी भाषा हिंदुस्तानियों को एक सूत्र में पिरोती आई है। यह सच्चे अर्थों में जनमानस की भाषा है। आज हिंदी दिवस है और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म आज के कार्यक्रम की शुरुआत अपने छात्रों की प्रस्तुति से करेगी। उनमें से सबसे पहले छात्र द्वितीय वर्ष के हैं कुणाल कुशवाहा आए और अपनी प्रस्तुति दें। मेरा नाम कुणाल कुशवाहा है। मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला हूं। अभी मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में पढ़ रहा हूं, इंग्लिश जर्नलिज्म से। तो मैं जो अभी प्रस्तुत करने वाला हूं वो मेरी स्वयं की एक रचना है। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं समस्त महाभारत को काव्यबद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ। समस्त महाभारत को मैं छंदों में लिख करके उसको संकलित कर रहा हूँ। तो उसी का मैं एक छोटा सा अंश आप सभी के समस्त प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो भाग है महाभारत के युद्ध का 13वां दिन, जब द्रोणाचार्य सेनापति थे कौरवों के और 2 दिनों से युधिष्ठिर को बंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तीसरे दिन उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की थी और अर्जुन को त्रिगर्त नरेश दूसरे छोर पर लिए चले गए थे, जिस कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने जाना पड़ा था युधिष्ठिर की रक्षा के लिए। तो उसी का वर्णन मैंने किया है, जिसका आरंभ मैं करने जा रहा हूं। इस प्रकार है कि हो रहा जहां मृत्यु तांडव प्रतिदिन, हुआ आरंभ वहां 13वां दिन। गूंजा शंखनाद हर ओर, प्रभा में सुसज्जित सेना चौओर दिशा में। कौरव सेना के एक द्रोण सहारे, कौन जाने बनने वाले वे हत्यारे। कुटिल चाल शकुनी ने थी फेंकी, अर्जुन रहित पांडव सेना थी रोकी। त्रिगर्त नरेश आए रणभूमि में, तजने को प्राण इस भूमि में। ललकारा उसने अर्जुन को, किया निष्कंटक द्रोण को। हो रहा प्रबंध ये युद्ध अंत का, आया जीव रावण धरे रूप संत का। युधिष्ठिर को रणभूमि से हटवाने का, दुर्योधन को विजित बनवाने का। फेंका पासा अपना द्रोणाचार्य ने, रचा चक्रव्यूह तब आचार्य ने। अर्जुन ही जाने जब केवल भेदन उसका, तब खड़ा हुआ लिए धनुष अभिमन्यु उसका। ज्येष्ठ पिता के चरणों में शीश नवाया, युद्ध विद्या का अपना एक राज बतलाया। बोला जन्म पूर्व ही ये विद्या मैंने पाई, अजमाने को इसकी बेला भी आई। हुआ प्रसन्न तब पांडव खेमा, किंतु तभी हर कोई सहमा। बोला अभिमन्यु ज्ञान अपूर्ण है पाया, व्यूह का 7वां द्वार तोड़ना नहीं आया। दुख की भोर की भीम वचन ने भंग, बोले रहेगा तू मेरी गदा के संग। शेष पांडवों ने अभिमन्यु संग ललकारा, लगा हर हर महादेव का जयकारा। पांडव सेना में नई ऊर्जा आई, पार्थ पुत्र ने नई भोर जगाई। भेदने व्यू को वो चला है ऐसे, गीदड़ों से लड़े सिंह है जैसे। कृष्ण शिष्य के बाण चले हैं ऐसे, शिव का त्रिशूल भेदे वक्ष है जैसे। देख दृश्य अभिमन्यु के दुर्योधन थर्राता, गांधारी नंदन प्रचंड रूप देख घबराता। प्रसन्न हुए सब पांडु कुमार, सबका रक्षण करता पार्थ कुमार। सुभद्रा नंदन का नहीं कोई सानी, कर रहा अकेले वो कौरव सेना की हानि। 5 द्वार तोड़ सब हर्षाते, किंतु छठे पर जयद्रथ को पाते। करने को प्रतिकार सभी का, लेकर खड़ा वर नीलकंठ का। चल रहा जब दोनों में युद्ध भयानक, जयद्रथ सका नहीं जब जीत अचानक। भीषण समर में किया विस्मित सबको, सासा दिया उसने मार्ग अभिमन्यु को। शिव वर से रोका उसने पांडु कुमारों को, अभिमन्यु चला अकेला अंतिम दौर तोड़ने को। 7 महारथियों को समक्ष वह पाता, सगे संबंधियों को शीश नवाता।
दुर्योधन दुशासन संग कर्ण को ललकारे, द्रोण कृप संग अश्वत्थामा को प्रतिकारे, लिए ललाट पर वो चंद्रवंश का तेज, सुभद्रा नंदन भेद रहा ढाले अभेद। इक्षुमानों से कर रहा सबका संहार, रथियों संग महारथियों का प्रतिकार, लड़ रहा युद्ध भयानक लेकर मुखमंडल पर मुस्कान, पार्थ के इस पुत्र का होता देवलोक से जयगान। दुर्योधन के खाली हाथों में पराजय यूं आए, एक बालक के हाथों अपनी मृत्यु देख घबराए, उसकी आज्ञा पाकर हुआ एक साथ आघात, 16 वर्ष का बालक करता महारथियों का प्रतिघात। टूटा धनुष टूटी खड़ग, रथ का भी ध्वंस हुआ, टूटा धनुष टूटी खड़ग, रथ का भी ध्वंस हुआ, आज के दिन धर्म का संपूर्ण विध्वंस हुआ। प्रथा का ये पौत्र महावीरों से यूं लड़ता है, लगे तीर वक्ष पर तो वीरों का घोष करता है। रिस रहा हर एक अंग लहू से उसके, रिस रहा लहू हर एक अंग से उसके, पर निकले ना वचन समर्पण के उससे, लेकर खड़ग तब दौड़े अंगराज उस तक, लिए प्राण पर चूमा पार्थ पुत्र का मस्तक। छठे दौर पर रो रहे पांडु कुमार, 13वां दिन ले गया जीवन का आधार। वीर गति को प्राप्त उत्तरापति मुस्काता है ऐसे, वीर गति को प्राप्त उत्तरापति मुस्काता है ऐसे, तारों के झरोखे में चंद्र सुशोभित होता है जैसे, तारों के झरोखे में चंद्र सुशोभित होता है जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा गाया, बहुत ओजस, ओज, शौर्य और साहस से भरा हुआ प्रेरणास्पद गीत। शाबाश, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुणाल, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इसी क्रम में द्वितीय वर्ष के हिस्से ही विरूपाक्ष अपनी प्रस्तुति लेके प्रस्तुत करें। विरूपाक्ष। यहाँ पर मौजूद सभी को मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विरूपाक्ष कौंडिल्य गया बिहार से हूँ और वर्तमान में मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे वर्ष का छात्र हूँ। मैं तृतीय सेमेस्टर में हूँ और आज मैं यहाँ अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कल्पना। ये कल्पना है आने वाली दुनिया की और मानव जिस ओर इस दुनिया को लेकर जा रहे हैं, तो उसकी कल्पना है कि कैसा होता अगर इस दुनिया में बस सन्नाटे का बसेरा होता, कैसा होता अगर इस दुनिया में बस सन्नाटे का बसेरा होता, इस जहां के हर दिशा हर कोने में बस अंधेरे का ही डेरा होता। ये दुनिया एक सन्नाटे में डूब जाती जहां पंछियों को चहचहाने की आजादी नहीं होती, जहां खिलखिलाने पर कलियों के लिए कोई माफी नहीं होती। एक सन्नाटा जिसमें इंसानियत का बिल्कुल भी शोर नहीं होता, एक सन्नाटा जिसके आरंभ और अंत का कोई छोर नहीं होता। ये दुनिया एक अंधेरे में लिपट जाती जिसे खत्म करना भोर के पहले किरण की बस की बात नहीं होती। ये दुनिया एक अंधेरे में लिपट जाती जिसे खत्म करना भोर के पहले किरण की बस की बात नहीं होती, एक अंधकार जिसमें अमावस के सिवा और कोई रात नहीं होती। सोचो कैसा होता अगर इस दुनिया में बस ऐसे ही सन्नाटे का बसेरा होता, इस जहां के हर दिशा हर कोने में बस अंधेरे का ही डेरा होता। पर ऐसी दुनिया की कल्पना से ही तुम्हारी रूह क्यों कांप जाती है? पर ऐसी दुनिया की कल्पना से ही तुम्हारी रूह क्यों कांप जाती है? क्यों रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्यों पलकें भीगने को आती है? उठो और गौर से तो देखो जरा, उठो और गौर से तो देखो जरा, तुम खुद दुनिया को इसी ओर लिए जा रहे हो, तुम खुद दुनिया को इसी ओर लिए जा रहे हो। कागजों पे लिखी मेरी कल्पना को आज तुम हकीकत बना रहे हो। और अब भी अगर तुम जागे नहीं तो कोरे पन्नों पर लिखी ये बातें सच्चाई बन जाएंगी। और अब भी अगर तुम जागे नहीं तो कोरे पन्नों पर लिखी ये बातें सच्चाई बन जाएंगी। जो दुनिया अभी तुम्हारी नजरों से ओझल है, ये कविता उसी के दर्पण और परछाई बन जाए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सुंदर प्रस्तुति। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रस्तुति 5वें छमाही के इंग्लिश सेक्शन से मुकुल शर्मा। धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी मान्यजनों को मेरा सादर नमन और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मुकुल शर्मा है, मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में इंग्लिश जर्नलिज्म में तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। तो एक अज्ञात कवि हैं जो लिख गए हैं कि पढ़ने और पढ़ाने में सहज है, साहित्य का अनोखा सागर है हिंदी।
तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही है लिखा, कवि सूर के सागर की गागर है हिंदी। इन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए मेरी पहली कविता का शीर्षक है जीवन चलते रहने का नाम है। जीवन चलते रहने का नाम है, रास्ता चाहे आसान हो या कठिन, पुष्पों की सेज से भरा हो या कांटों से परिपूर्ण, जीवन चलते रहने का नाम है। हौसलों के विमान को उड़ान भरने दो, तुम अपने तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने दो। आत्मविश्वास की सांस भरकर स्वयं को मेहनत के सरोवर में डूबने दो, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है, रुकने का नहीं, ठहरने का नहीं। जीवन सिर्फ चलते रहने का नाम है। ना रो कर कुछ मिलेगा, ना हंस कर कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा कड़े संघर्ष से मिलेगा। रह गई तुम्हारे संघर्ष में कुछ कमी, जो तुम आज दुखी बैठे हो, एक बार फिर उठो, संघर्ष करो। कुछ इस तरह संघर्ष करो कि असफलता की मूरत नेस्तनाबूद हो जाए। कुछ इस तरह संघर्ष करो कि नकारात्मकता तुम्हारे पथ से पीछे हट जाए। कुछ इस तरह संघर्ष करो कि सफलता तुम्हारे कदम चूमे, श्रेष्ठता तुम्हारे सामने नतमस्तक होने को मजबूर हो जाए। जो किया ना करोड़ों में आज तक किसी ने, वो तुम करने चले हो, तुम्हें क्या लगा? जिन राहों पर तुमने चलने का सोचा, गुलाब की पंखुड़ियों से पटे पड़े थे वो। जो मंजिल तुम्हें चाहिए, उसकी राह किसी कटीले जंगल से कम नहीं। जो सफलता तुम्हें चाहिए, उसकी ऊंचाई किसी माउंट एवरेस्ट से कम नहीं। अपने आत्मविश्वास को कठिनाइयों के इस एवरेस्ट पर चढ़ने दो, स्वयं में सफलता पाने की आग जलने दो। रुको मत, मेहनत के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर कांटों की इस स्टेज को पार करो। कांटों की स्टेज के उस पार जो सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, उसका दीदार करो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने अब से कुछ वक्त पहले एक दिल्ली शहर पर एक कविता लिखी थी। मैं उसी का पाठ करना चाहूंगा कि दिल्ली एक शहर नहीं है, ये अपने आप में एक व्यक्तित्व है, अपने आप में एक इसकी अपनी पहचान है, जो आपसे अगर आप कोशिश करें तो वो आपसे बात करेगी, आप उसको रिप्लाई करेंगे तो वो आपको काउंटर रिप्लाई करेगी। तो उसी क्रम में दिल्ली कहती है कि मैं दिल्ली हूँ, ग्रीष्म में सुलगती, शीत में ठिठुरती, हंसती तड़पती मुस्कुराती, अपने ही बाशिंदों को अधनींद में जगाती, सवालों की यमुना में प्रदूषित जवाबों के दरमियान अविरल धाराओं को मैं तलाशती। कुछ मैं हूँ, कुछ मेरे लोग हैं और कुछ मेरे हुक्मरान, इन सब के बीच मेरी अध जली अधपकी महिमा का गुणगान। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। सल्तनतों की सुल्तान हूं मैं, बलवानों में बलवान हूं मैं शाहजहां का जहान हूं, मैं हुमायूं के प्रण का प्राण भी हूं। सूर्य में मुझे मेरे पृथ्वी राज का प्रतिबिंब दिखता है, 57 के संग्राम का शौर्य मुझ में अमर गाथाएं लिखता है। ये जो फेमिनिज्म का स्वांग तुम रचती हो रहती, शायद तुम्हें नहीं पता कि सुल्ताना रजिया मेरी थी बेटी। मैं गालिब का खूबसूरत शेर भी हूँ, जगत भर के पकवानों का ढेर भी हूँ। चौंक चौंकों की चांदनी में, विभिन्न सभ्यताओं की बांधनी में, पांडवों ने मुझे पिता का था दर्जा दिया, उससे भी बढ़कर उन सब ने मेरा सम्मान किया। इस सम्मान के मान पर हर किसी ने मुझ पर अभिमान किया। किसी ने हारा, किसी ने जीता, हार जीत के सिलसिलों में सदियों ने मुझे अपने लहू से सींचा। मैं कुतुब मीनार का ऊंचा गौरव हूँ, उस गौरव से हार चुका एक कौरव हूँ। प्राचीन खंडहरों की प्राचीनता में गुम, मैं मंदिर एक बेनाम भी हूँ। ईश्वर की उत्कृष्टता का प्रतीक, मैं एक अक्षरधाम भी हूँ। मैं शाहों का एहतेशाम भी हूँ, मैं निजामुद्दीन के नाम में हूँ। मैं गुरुओं के सम्मान में हूँ, गुरु नानक के स्पर्श से उज्जवल मैं सर्वधर्म एक प्राण भी हूँ। मैं कनॉट प्लेस के उस विशाल तिरंगे का एक सूचक हूँ, बलिदानों के लहू से सिंचित इस लोकतंत्र की संसद हूँ। मैं वॉर मेमोरियल का शौर्य भी हूँ, मैं राजघाट का धैर्य भी हूँ। मैं डीयू जेएनयू की बहसों में जीवित हूँ, मैं अपनी छावनी में चिन्हित जवानों के पराक्रम से प्रज्वलित हूँ। मैं चांदनी चौक के बाजारों में हूँ, मैं लाजपत नगर की शेरवानी सलवारों में हूँ। मेरा जायका तिब्बती डोलमा के मोमोज में भी है बसता, और इंडिया गेट वाली आइसक्रीम पर तो मेरा बच्चा बच्चा है फंसता। मैं मेट्रो के तीव्र वेग में हूँ, उस वेग में ठहरी राजीव चौक की भीड़ में हूँ। लटियंस मेरी नहीं, मैं लटियंस की आन बान हूँ। खान मार्केट के महंगे कैफेज में स्थित मैं बुद्धिमता का रोशनदान भी हूँ। मैं लाल किलों की दीवारों पर मुद्रित एक इतिहास भी हूँ। इतिहास के गौरव में
सिमटा एक उपहास भी हूँ। मैं भारत के आज का वाचक हूँ। मैं भारत के भविष्य का सूचक हूँ। मैं दिल्ली शहर हूँ भाई, मैं दिल्ली शहर हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत अच्छा काव्य पाठ, बहुत शानदार प्रस्तुति थी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले क्रम में मैं तृतीय वर्ष के छात्र चिराग को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। नमस्कार। सभा में सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और पहले मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? पहुंच रही। शुक्रिया। तो हिंदी दिवस की सभी दिखाई दे रही है आपकी मैम। एक्चुअली वो ना कैमरा मेरा ऑफ रहेगा क्योंकि मेरा फोन एक्चुअली अभी दोपहर में ही टूट गया, तो उसकी वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा। ओके, चलिए। हाँ जी। तो आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सब दे रहे हैं, परंतु मेरे विचार में ये बहुत ही एक गहरी विडंबना है कि हम लोगों को हिंदी दिवस मनाने की जरूरत पड़ती है। हमें लोगों को याद दिलाना पड़ता है हिंदी की महानता के बारे में। और अगर बात करें तो हिंदी की स्थिति किसी पिंजरे में कैद किसी चिड़िया की तरह है। आजकल अंग्रेजी का जमाना है, आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपको एडवांस नहीं समझा जाता, अगर आसान भाषा में कहे तो आपका स्टेटस गिर जाता है। तो उन्हीं कुछ बिंदुओं पर मैंने एक कविता लिखी है कि हिंदी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हिंदी हमेशा हम में बसती है, हिंदुस्तानियों के दिल में बसती है हिंदी। और उसी को लेकर मैं अपनी कविता को अब शुरू करना चाहूंगा। तो कविता कुछ इस प्रकार है। मत भूलो तुम पूर्ण विराम, मत भूलो तुम बिंदी, अपने इस देश में अपमानित क्यों है हिंदी। यहाँ छात्रों को नहीं याद है 100 तक की भी गिनती, अपने ही देश में अपमानित क्यों है हिंदी। बाहर का भाषा बहुत है, सब छलावे की तो बात है, तुम बोलना चाहो जो बोलो, पर हिंदी क्यों सम्मान पर आघात है। अब होता ये है कि अगर आप चले जाएं कहीं बाहर और अगर आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं और अगर आप अंग्रेजी में वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादातर आपको जो है दूसरों से कम आंका जाता है, आपके सम्मान पर चोट पहुंचाई जाती है। जबकि सत्य क्या है? सत्य यह है, हिंदी तो सम्मान है, मेरा हिंदी ही अभिमान है, हिंदी से पहचान मेरी और हिंद मेरा महान है। व्याकरण आभूषण है, यह देवनागरी से सुशोभित है, हर शब्द हर वर्ण इसका लगता मनमोहित है। पर युवा ये ऐसे घूम गए, पश्चिम की ओर ये लोभित हैं, इसमें उनकी भी गलती क्या, जब हिंदी के इस्तेमाल पर अध्यापक होते क्रोधित हैं। अब इसमें मेरा किसी भी अध्यापक या किसी के प्रति मैं उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु जब आप शुरुआती दौर में विद्यालयों में जाते हैं तो अक्सर आप अंग्रेजी पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। और तो ये उस परिवेश में मैंने ये पंक्ति लिखी है। इसके द्वारा मैं किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। माना सभी का ज्ञान जरूरी, इस युग में ये आवश्यक है। माना सभी का ज्ञान जरूरी, इस युग में ये आवश्यक है, पर हिंदी को कम तोलना ये तो बेहद ही निंदक है। हिंदी तो विश्व भर में भारत की संचालक है और इसका मिटना, इसके मिटने की कल्पना ही भ्रामक है। मतलब इसके मिटने की कल्पना जो है वह भी भ्रामक है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हिंदी मिट जाए, और इसका मिटना तो कल्पना ही भ्रामक है। पर बोलो जिस भी भाषा में तुम बोलो बस मीठा, बोलो जिस भी भाषा में बस बोलो तुम मीठा, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, कोई शब्द ना लागे तीखा। उन सभी को करता हूं वंदन जिन्होंने हिंदी को रखा है जिंदा। प्रार्थना बस यही है कि हिंदी जितनी रहे ऊंची, उतना ऊंचा हो तिरंगा, उतना ऊंचा हो तिरंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय वर्ष के ही सेक्शन बी से समीर रजा। मेरा नाम समीर रजा है। मेरी कविता कुछ इस तरह है कि
अक्सर हम जब देखा करते हैं तो ये होता है कि माताओं के ऊपर बहुत सारे लोग कविता लिखते हैं, लेकिन जो एक बच्चा का जो रिश्ता होता है अपने पिता के साथ, वो अक्सर ही हमें कहीं देखने को मिलता है। तो उसी को मैंने दर्शाने की एक कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आए। उदास रहने को कोई अच्छा नहीं कहता, उदास रहने को कोई अच्छा नहीं कहता, इसलिए मेरा बाप रोज मुस्कुराता है। मैं दुनिया से बेखबर वो चिराग लिए खुद को छोड़ मेरी राह बनाता है। कभी गणित तो कभी इतिहास की किताब लिए चला आता है। उस इल्म की धार से मुझे तराशा करता है। मैं रोज उन्हें कोसा करता हूं और वो मुझे माफ किए जाते हैं, और वो मुझे माफ किए जाते हैं। मेरे हर नाकामी के मर्ज को खुद की हार बताते हैं। मेरे जिंदगी के तपिश में खुद को जलाया करते हैं। मेरे हर एक पन्नों के अल्फाज में खुद की परछाई छोड़ जाते हैं। मुझ में क्या कमी है कि मैं तुमसा नहीं, मुझ में क्या कमी है कि मैं तुमसा नहीं। मैं हूं लेकिन तेरे नजरों में कुछ भी नहीं। तुम मुझे इतिहास पढ़ाना चाहते हो, तुम मुझे इतिहास पढ़ाना चाहते हो, मुझे इतिहास बनाना है। तुम मुझे एक और शून्य सिखाना चाहते हो, मैं एक के आगे शून्य लगाना चाहता हूं। आज मैं तुम और तुम्हारी छोटी सी सोच को पीछे छोड़ शहर की ओर निकल चुका हूं। तुमसे नहीं, तुम्हारी आदतों से पक चुका हूं। रोज रोज की डांट से थक चुका हूं। घर से दूर कितनी खामोशी है, घर से दूर कितनी खामोशी है। तुम्हारे शोर शराबे से आजादी है। दिन तो गुजर जाते हैं, दिन तो गुजर जाते हैं, रातों को ही क्यों तुम्हारी यादें आती है। उन आंखों की नमी आज भी मुझे क्यों सताती है। तेरी आंखों में मुझे मैं क्यों नजर आता था, तेरी आंखों में मुझे मैं क्यों नजर आता था। क्या तुझको भी मुझ में तू ही नजर आता था। सच कहूं तो मुझ में कुछ टूट सा गया है, खुद ही खुद में रूठ सा गया है। मेरी हाथों की सारी लकीरें आकर तुझ पे ही क्यों सिमट जाती है। बाबा, क्या आज तुम्हें भी मेरी याद उतनी ही आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में उपाली मित्र। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरी जो लेखन है मेरा, वो एक्चुअली एक चिट्ठी है जो मैंने कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले लिखी थी। वो पीसा की मीनार के लिए लिखी गई चिट्ठी है। पीसा की मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि इटली में है, तो वो थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है। तो उसी को लिखा हुआ मेरा ये खत है जो मैं यहाँ आज पढ़ने जा रही हूँ। तो शुरू करती हूँ। प्रिय पीसा की मीनार, तुमसे जवाब पाने की उम्मीद तो नहीं, पर तुमसे सवाल बहुत करना चाहती हूँ। शुरुआत कहाँ से करूँ ये सोचने से बेहतर है कि तुम्हारा हालचाल ही पूछ लूं। तो कैसी हो तुम? खैर, जैसी भी हो, मुझे तो टेढ़ी ही लगती हो। तुम्हारा यह टेढ़ापन मेरे मन में अनगिनत सवालों की बाढ़ सी ला देता है। कमाल हो तुम भी, इतनी टेढ़ी हो गई पर गिरी आज तक नहीं। तुम्हें बनाने वालों ने जब तुम्हें बनाना शुरू किया होगा तो सोचा भी नहीं होगा कि उनकी एक गलती तुम्हें दुनिया भर की मीनारों में सबसे अलग पहचान दे देगी। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो उन्हें लगा भी होगा कि इतनी टेढ़ी होने के बाद तो तुम गिर ही जाओगी, पर तुम गिरी नहीं। जिन लोगों ने तुम्हारे टेढ़ेपन पर उंगलियां उठाई होंगी, तुमने उन सब को गलत साबित कर दिया। उनकी गलती आज तुम्हारी पहचान बन गई है। पर अब पता नहीं उन्होंने ये गलती जानबूझकर की या गलती से उनसे ये गलती हो गई। पर जो बीत गई सो बात गई। मेरा आज का सवाल तो तुमसे है, क्योंकि तुम्हें बनाने वाले तो अब जिंदा नहीं, पर तुम आज भी खड़ी हो, वैसी की वैसी टेढ़ी। वैसे तो लोग पूरी दुनिया से तुम्हें देखने के लिए आते हैं और तुम्हारे टेढ़ेपन को देखकर ताजुब भी करते हैं। तुम्हारे इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तुम्हें बनाने वाले कारीगरों के बारे में सोचते हैं। पर मैं आज तक तुमसे रूबरू नहीं हुई, हमेशा तस्वीरों में देखा तुम्हें।
गूगल देवता की देन से तुम्हारे बारे में जाना और विकिपीडिया के माध्यम से तुम्हारे बारे में पढ़ा, कुछ किताबें भी पढ़ी। तुम्हारे बारे में लोगों ने अनगिनत कयास लगाए। दुनिया भर के भौतिक वैज्ञानिकों, गणितज्ञों से लेकर खगोल शास्त्रियों तक को तुमने अचंभित कर दिया। तुम्हें आज भी भौतिकी का एक बेजोड़ नमूना माना जाता है। पर सच बोलती हूँ यार, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। हो ना हो तुम्हारा किसी के साथ नैन मटक्का चल रहा है। कहीं किसी को नजरें तिरछी करके देख तो नहीं रही, या फिर तुम्हारे सामने वाली जो मीनार है उससे तुम्हारी बनती नहीं, इसीलिए तुम उससे दूर भागती रहती हो। बहरहाल तुम्हारी शान श्वेत छवि के पीछे ना जाने कौन से राज छुपे हैं। इटली के इतिहास को तुमने खुद में आत्मसात किया और इटली ने भी तुम्हें टेढ़ी हो पर मेरी हो की तर्जुमानी करते हुए अपना लिया। वैसे तो दुनिया में कोई सीधा नहीं, पर जिनका टेढ़ापन सामने दिखता है लोग उसी पर सवाल भी उठाते हैं। कमाल हो तुम, अपना टेढ़ापन कायम रखते हुए भी तुमने आज तक अपना गुमान नीचे नहीं होने दिया और पूरे स्वाभिमान के साथ टेढ़ी ही सही पर खड़ी रही। अक्सर लोग टेढ़े होकर गिर जाते हैं, पर तुम आज तक ना गिरी। तुम्हारी यह खूबी काबिले तारीफ है। वैसे तो हम कभी मिले नहीं, पर मैंने तय किया है कभी खुद आऊंगी तुमसे मिलने। फिलहाल तो इस चिट्ठी के जरिए तुम तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ। तुम्हारा दर्द भी समझ रही हूँ कि कैसे हम कुछ नहीं बोलते फिर भी लोग हमें अपने पैमाने पर नाप कर सही गलत बताते हैं। मेरा तो सीधा सीधा मानना है, और मुझे जहां तक पता है तुम्हारे दिल में भी यही है। तुम्हें भी बातों से कोई फर्क था, जिसे मैं कहने दो, हम तो भाई टेढ़े ही खड़े रहेंगे। और क्या पता टेढ़ी तुम नहीं बल्कि लोग टेढ़े हैं, किसे पता सच क्या है। फिलहाल तो लोग तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, तो बस खुश रहो और साथ ही साथ याद रखना तुम्हारा यह टेढ़ापन ही तुम्हारी पहचान है। और अपनी इस दोस्त का इंतजार करना, क्योंकि तुम्हारी यह दोस्त भी तुम्हारी तरह टेढ़ी है और एक ना एक दिन तुमसे मिलने जरूर आएगी। तुम्हारी उपाली। धन्यवाद। बहुत सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति। शाबाश, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। धन्यवाद उपाली। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे शिक्षकों के द्वारा भी कुछ प्रस्तुति की जानी है, अतः मैं सबसे पहले डॉक्टर मंजू सरकार को आमंत्रित करता हूं। ट्रेन में जा रही थी तो एक एक्सीडेंट वहां पे हुआ था, उनके हेल्प कर रही थी, बैठी थी, पास में एक लड़की थी। ट्रेन में एक ही साथ सीट पड़ा, एक सडन इंसिडेंट था, उसी को देख के मैंने लिखा, एक अनकहे स्पर्श। जहां हर तरफ विश्वासघात, कठोरता, वहां एक सुहाना एहसास आपने दिया। कौन हो आप? नहीं दोस्त, नहीं प्रेमी, अनजान मजबूरों को मदद की चाह हमें मिलाया। चंद बातें की, कुछ पल साथ बिताया, फिर मिलने की इच्छा जगाया। फिर एक ही जगह इंतजार ट्रेन की, आएगा जरूर, दिल की पुकार आने लगी। पसीने से लथपथ आए आप, मन में एक ही शूर, फिर भी मजबूर, मन किया रुमाल दूं, अपने हाथों से पोंछ दूं, पर इतने भी नजदीकी नहीं थी। फोटो से शब्द निकले नहीं, क्योंकि पास थे लोग अनजान, मुझे भी रखना था रिश्तों का मान। व्हिसल बजने लगा, आंखों की कशिश समझा गया, फिर मिलने की है चाहत, बेचैन थे बहुत। एक प्याली चाय की थी आपका तमन्ना, पर चंद घुट पानी ने मुझे ऋणी बना दिया। जुबां भी थी खामोश, बोल नहीं पाए, पर एक अनकहे स्पर्श का एहसास छोड़ गए। कौन हो आप? कौन हो आप? नमस्ते। बहुत सुंदर प्रस्तुति, भावपूरी। धन्यवाद मैम। अगली शिक्षिका ज्योति भारती मैम, आप अपनी प्रस्तुति लेकर आए और हम लोगों के समकक्ष प्रस्तुति रखें। ज्योति भारती मैम। कुछ कहने का आदेश हुआ है इस हिंदी के दिवस के उपलक्ष्य में। चूंकि मैं कविताएं लिखती हूँ, बचपन से कविताएं लिख रही हूँ,
उसमें कहीं ना कहीं उर्दू का समावेश रहता है, क्योंकि उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं, और हिंदी हमारी माँ है तो उर्दू हमारी मौसी है। तो दोनों को उसी सम्मान के साथ मैं अपनी कविता में जोड़ने की कोशिश करूंगी। फिलहाल शुरुआत करती हूँ अपनी ही लिखी कविता के साथ, जो मैंने अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले लिखी। पैंडेमिक सिचुएशन के बाद चीजें बहुत बदल गई, हमारी जिंदगी काफी हद तक ऑनलाइन दुनिया में सिकुड़ गई, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ऐसा हुआ होगा कि बाहर निकले, जिंदगी बिल्कुल रुक गई है या जिंदगी को दोबारा से चलाया जाना चाहिए। तो मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है। सूनी निगाहों में पसपाई का मंजर लिए चलने वालों। पसपाई का मतलब होता है हार जाना या हारा हुआ महसूस करना। सूनी निगाहों में पसपाई का मंजर लिए चलने वालों, एक नजर थाम कर फलक पर डालो, अथाह सूनापन है। सूनी निगाहों में पसपाई का मंजर लिए चलने वालों, एक नजर थाम कर फलक पर डालो, अथाह सूनापन है, पर जिंदगी यहीं से निकलती है। एक नजर थाम कर धरती पर देखो, बहुत उदास है, पर जिंदगी यहीं पर पलती है। हर रोज उम्मीद फूटती है कई और उम्मीदों को जगाने के लिए। हर रोज उम्मीद फूटती है कई और उम्मीदों को जगाने के लिए। हर रोज ख्वाब मचलते हैं फिर से हयात को सजाने के लिए। हयात का मतलब होता है जिंदगी। हर रोज ख्वाब मचलते हैं फिर से हयात को सजाने के लिए। शजर की शाख से जो सूखा पत्ता गिर गया उसे जाने दो। शजर माने पेड़। शजर की शाख से जो सूखा पत्ता गिर गया उसे जाने दो। चमनजार में बहार के आने का इंतजार करो, उसे जीवन में आने दो। जरा मन को अपने एक अंगड़ाई लेने का मौका तो दो। जरा मन को अपने एक अंगड़ाई लेने का मौका तो दो। वो थक गया है, उसे एक ठंडी हवा का झोंका तो दो। जरा मन को अपने एक अंगड़ाई लेने का मौका तो दो। वो थक गया है, उसे एक ठंडी हवा का झोंका तो दो। फिर से लौट आएगी वो सुनहरी किरणें। फिर से लौट आएंगी वो सुनहरी किरणें। निगाहों को देखने के लिए एक खुला झरोखा तो दो। जरा मन को अपने एक अंगड़ाई लेने का मौका तो दो। वो थक गया है, उसे एक ठंडी हवा का झोंका तो दो। फिर से लौट आएंगी वो सुनहरी किरणें। निगाहों को देखने के लिए एक खुला झरोखा तो दो। सूनी निगाहों में पसपाई का मंजर लिए चलने वालों, सही वक्त का इंतजार करो। और कुछ हो ना हो, पर इस जिंदगी से जरूर प्यार करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो अगर मनस्विनी मैम मुझे आज्ञा दे तो मैं गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता का पठन। कविता का नाम है मैं तुम लोगों से दूर हूँ। हम में से बहुत लोगों ने कविता शायद बचपन में पढ़ी हो। मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। मेरी असंग स्थिति में चलता फिरता साथ है, अकेले में साहचर्य का हाथ है। उनका जो तुम्हारे द्वारा गर्हित है, किंतु वे मेरी व्याकुल आत्मा में बिंबित हैं, पुरस्कृत है। इसलिए तुम्हारा मुझ पर सतत आघात है। सबके सामने और अकेले में असफलता का धूल कचरा ओढ़े हूं, इसीलिए कि वह चक्करदार जीनों पर मिलती है। छल छद्म धन की, किंतु मैं सीधी सादी पटरी पटरी दौड़ा हूं जीवन की। फिर भी मैं अपनी सार्थकता से खिन्न हूं, विष से अप्रसन्न हूं। फिर भी मैं अपनी सार्थकता से खिन्न हूं, विष से अप्रसन्न हूं, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए, वह मेहतर मैं हो नहीं पाता, वह मेहतर मैं हो नहीं पाता। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मानस्विनी माधुवाशिनी योगी मैम को। ये मेरी लिखी कविता नहीं है, मेरे पिताजी की लिखी कविता है। वो लिखते थे हिंदी में। श्री सत्यभूषण योगी, अच्छा, हिंदी के प्राध्यापक थे, हिंदी संस्कृत, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्होंने 40-45 साल पढ़ाया। 1953 से 1978 में रिटायर हुए। उनकी कविता है, उन्होंने काफी कविताएं लिखी है, किताबें हैं उनकी छपी हुई, पर ये कविता बहुत प्रोत्साहन देती है, इसलिए मेरे को लगा कि मैं साझा करूं। पर इस कविता ने मुझे भी बहुत पूरे जीवन में प्रोत्साहन दिया है। तो मैंने सोचा आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सब छात्रों से और जो हमारे शिक्षक हैं यहाँ
जो कि बहुत हमारे लिए बच्चों जैसे ये छोटे हैं, उनको ये उनके साथ ये साझा करूं, शायद उनको भी अपने पथ पे, कठिन पथ पे आगे चलने में प्रेरणा दे। इस कविता का शीर्षक है प्रश्न पत्र मत सरल बनाना। प्रश्न पत्र मत सरल बनाना, करना रहम नहीं तू मुझ पर, नहीं गिराना तुम नीचे सर। टके टके में कीर्ति बिकी, तो क्या उसका खोना क्या पाना। प्रश्न पत्र मत सरल बनाना। नाना खोज कठिनतम तुम स्थल, बात बात में चक्कर भ्रम छल। कसर न रखना रह जाएगा, जीवन भर में मुझे पछताना। प्रश्न पत्र मत सरल बनाना। किया बहुत श्रम मैंने प्रतिपल, किया बहुत श्रम मैंने प्रतिपल, नक्तम दिवखर ज्वाला में जल। सुनो परीक्षक मेरे तुम अच्छे, तुम मजाक मेरा ना उड़ाना। प्रश्न पत्र मत सरल बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम। अब मैं जानवी से अनुरोध करता हूं कि जानवी आप आए और आज की मुख्य वक्ता सुश्री कुसुमवीर मैम जी का परिचय हम लोगों के समक्ष रखें। जानवी। नमस्कार, आप सबको हिंदी दिवस की पुनः शुभकामनाएं। हिंदी भाषा की गरिमा इस आधुनिक युग में कहीं खो सी गई है, मगर आज भी कुछ लोग इसे जिंदा रखने के लिए अग्रसर हैं। उन्हीं महान लोगों में एक नाम कुसुमवीर जी का भी है। इससे पहले कि वह हिंदी भाषा की महिमा पर प्रकाश डाले, मैं उनके बारे में चंद बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। कुसुमवीर जी 1980 से 1990 तक उत्तर प्रदेश सरकार में जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी रही हैं। वह 1990 से 1993 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सहायक शिक्षा सलाहकार भी रही हैं। तत्पश्चात उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में क्रमशः उपनिदेशक एवं संयुक्त निदेशक की जिम्मेदारी संभाली है। वह 2008 से 2011 तक भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में पहले उपनिदेशक और फिर निदेशक रही हैं। कुसुम जी ने कई पुस्तकों की रचना की है। उनमें से कुछ हैं 3 दिन में हिंदी सीखें, राजभाषा व्यवहार, अ फ्यू स्टेप्स इन लर्निंग हिंदी और मैं आवाज हूँ। उनके लेखों और कविताओं ने कई पत्रिकाओं की गरिमा बढ़ाई है। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में होने वाली कई चर्चाओं एवं परिचर्चाओं में अपनी सहभागिता दिखाई है। कुसुम जी के नाम कई अवार्ड्स भी हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही उन्हें सर्वोत्तम छात्रा का पुरस्कार भी मिला है। वह बीए और एमए दोनों ही प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। 1984 में उन्हें भारत की सर्वोत्तम युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुसुम जी के बारे में जितना कहूँ कम ही है। अब मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि वह अपने शब्दों से इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। हिंदी स्वाभिमान हमारा, हिंदी स्वाभिमान हमारा यह संस्कृति की भाषा और इसमें ही अपना रस खोले भारत की हर भाषा। हर देश का अपना झंडा होता है, जैसे सब जानते हैं आप लोग। हर देश का अपना एक राष्ट्रगान होता है, हर देश का अपना संविधान होता है, हर देश की अपनी एक भाषा होती है। भाषा को भी अगर हम देखें तो राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषाएं जो है हमारी 22 राष्ट्रभाषाएं अब तक हमारे संविधान की 8वीं सूची में अधिसूचित हो चुकी है। और हम देखते हैं भारत जो है बहुभाषा भाषी देश है, विभिन्न प्रांत हैं इसमें और हर प्रांत की अपनी अलग भाषा है। पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, तो ये सब राज्य भाषा है। और राजभाषा क्या है? राजभाषा का मतलब है कि जो सरकारी कामकाज की भाषा है उसे हम राजभाषा कहते हैं। भारत का जब संविधान बना, आप मेरे को सुन पा रही हैं? आशा है मनस्विनी जी आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, तो भारत का जब संविधान बना, मीनू बाद में बात करूंगी प्लीज। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, भारत का जब संविधान बना और उसमें राजभाषा चयन की बात आई, तो राजभाषा चयन का 2 ही पैमाने, 2 मापदंड होते हैं। पहला मापदंड है कि जो भाषा
जिस देश की सर्वाधिक जनसंख्या बोल और समझ सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, हर भाषा की 4 अंग होते हैं। सबसे पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। तो हम यहाँ बात 2 बातों की कर रहे हैं कि वो भाषा जिस देश की सर्वाधिक जनसंख्या सुन और समझ सकती है, और दूसरा मापदंड है कि वो भाषा जो किसी भी भौगोलिक स्तर पर सर्वाधिक भूभाग में जो बोली और समझी जाती है। तो बोली और समझने का मतलब है, मैंने लिखना पढ़ना इसलिए छोड़ा क्योंकि लिखना पढ़ने का प्रशिक्षण कोई भी सरकार जो है वो अपने कर्मियों को दे सकती है। तो इसलिए जब बात आई हिंदी की, तो हिंदी जो है भारत के भौगोलिक रूप से सर्वाधिक भूभाग में और सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली और समझी जाती है। इसीलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में ये लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, मतलब उद्घोषणा है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इसकी लिपि देवनागरी होगी, लेकिन अंक जो है वो अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रयुक्त होंगे। संघ की राजभाषा, संघ मतलब जो केंद्र सरकार है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके जितने भी कार्यालय हैं देश भर में, उनकी जो सरकारी कामकाज की भाषा है वो हिंदी होगी। तो हिंदी को क्यों चुना गया? एक भाषा क्यों चुनते हैं हम, राजभाषा क्यों चुनते हैं? इसलिए कि देश का विकास हो सके, सबकी जो योजनाएं हैं उनका भली भांति कार्यान्वयन हो सके। और जब बात हिंदी की आती है तो मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग अपने आप में हीनता की भावना महसूस करते हैं, सोचते हैं जब वो इंग्लिश में गिटपिट करते हैं तो उसको तो बहुत इंटेलिजेंट समझ के, जो एटीट्यूड है, हमारा दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण सोचते हैं हाँ ये कितना पढ़ा लिखा है, ये कितना समझदार है। और हिंदी में जो है हम वो गर्व महसूस नहीं करते हैं। लेकिन मैं आज हिंदी के गर्व की बात करूंगी, उसके गौरव की बात करूंगी। आज जो है दुनिया में जो सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति है, हम उसको सम्मान देते हैं कि ये अडानी है, ये कौन है देश का, जो विश्व में कौन है सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति है, हम उसको सम्मान देते हैं। तो दुनिया में बड़े बड़े शोध हुए, बड़े बड़े रिसर्चेस हुई, तो ये देखा गया कि हिंदी भाषा एक ऐसी है जो सबसे ज्यादा धनवान है। धनवान भाषा का धनवान होना का मतलब है जिसकी सर्वाधिक शब्द संपदा जो है वो सबसे ज्यादा है सब भाषाओं की तुलना में। तो हिंदी की शब्द संपदा जो है वो 7.5 लाख है, जबकि अंग्रेजी की शब्द संपदा 3.5 लाख के लगभग है। शब्द संपदा से मतलब है कि एक ही शब्द के हम देखते हैं कितने पर्यायवाची शब्द हैं। अब सूरज देख लीजिए, सूरज है, भानु है, रवि है, भास्कर है, कितने शब्द हैं। पानी को ही हम पानी है, जल है, नीर है। उसी तरह अंधकार है, तमस है, अंधेरा है, रात्रि है, निशी है। तो एक एक शब्द के कितने पर्यायवाची शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं और समानार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी मतलब कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय बिहारी का है, तो कनक सोने को भी बोल रहे हैं और सोने को भी बोल रहे हैं। तो उसी तरह से जैसे सोना जो है वो स्लीप को भी है और सोना जो है वो स्वर्ण को भी है। तो ऐसे अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, तो इतने शब्द संपदा है हमारी, इतनी शब्द संपदा है कि विश्व की किसी भी भाषा में इतनी शब्द संपदा नहीं है। तो जो शब्दों का जो धनवान है हमारी, तो हिंदी जो है सर्वाधिक धनवान भाषा है विश्व में, और यह शोध से प्रमाणित हो चुका है। दूसरे गौरव की बात हिंदी की, आज विज्ञान का युग है, हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, इधर ग्रह पे जा रहे हैं, सैटेलाइट जा रही हैं। तो जब बात हिंदी की आती है तो वैज्ञानिकता में ये पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक का मतलब है कि जैसा हम सुनते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, और जैसा पढ़ते हैं और वैसा ही लिखते हैं। तो हमारा जो भाषा का आधार है वो पूर्णतः वैज्ञानिक आधार है। आप दूसरी भाषाओं को देखिए, कोई शब्द साइलेंट है, कहीं पर जो है साइकोलॉजी है लेकिन पी से शुरू हो रहा है, निमोनिया है, पुट है, बट है, कह कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, पढ़ कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं। लेकिन हमारी भाषा हिंदी का गौरव है कि वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। जैसा हम सुनते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा पढ़ते हैं, और जैसा पढ़ते हैं हम वैसा ही
लिखते हैं। तो ऐसी वैज्ञानिक भाषा जो है पूरे विश्व में और दूसरी कोई नहीं। ये हमारा गौरव। अब हिंदी का तीसरा गौरव, तीसरा सबसे बड़ा गौरव है कि हमारी हिंदी का जो व्याकरण, हिंदी का व्याकरण महर्षि पाणिनि ने बनाया था और इसके व्याकरण के समकक्ष किसी भी भाषा का व्याकरण नहीं ठहरता। हम जो है छोटे बच्चे को कहते हैं आ, हमारे जो समकक्ष हैं हम उनको बोलते हैं आओ, और जो हमारे से बड़े हैं हम उनको कहते हैं आइए। तो आ, आओ, आइए, खा, खाओ, खाइए, गा, गाओ, गाइए, जा, जाओ। तो हमारे जो ये तीन रूप व्याकरण के हैं किसी भी भाषा में नहीं। हम और भाषा में क्या है, कम, आने को कहेंगे उसमें आ, आओ, आइए नहीं है, जाओ, गो, कम, टेक। तो ये जो भाषा का जो हमारा ग्रामर है, हमारा जो व्याकरण है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा व्याकरण पूर्णतः संपूर्ण है। इसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की बात जब करते हैं तो नाउन है, उधर दूसरे देशों में दूसरी भाषाओं में क्या है, नाउन है, लेकिन हमारी संज्ञा के भी भेद है। संज्ञा के आपने देखा भेद है, विशेषण के भेद हैं, सर्वनाम के भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये संज्ञा, वो संज्ञा। तो ये हमारा जो ग्रामर है इतनी विशद है, इतनी व्यापक है, अपने आप में पूर्ण है। चौथा गौरव हमारा ये है कि हमारी हिंदी जो है वो ध्वन्यात्मक भाषा। ध्वन्यात्मक से मतलब है फोनेटिक लैंग्वेज। ध्वन्या मतलब अगर हम क बोल रहे हैं तो क हलंत प्लस अ, तब वो काफ संपूर्ण होगा। तो ध्वन्यात्मक भाषा है। हम जब हमारा काका गागा, चाचा जाजा, ताथा दादा जब हम बोल रहे हैं तो उसमें ध्वनि आती है, कंठ ध्वनि है, दंत ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है। तो ये ध्वनियां जो है हमारी भाषा की विशेषता है, और ऐसी ध्वन्यात्मक भाषा विश्व में और कोई दूसरी नहीं है। दूसरी भाषाओं में तो जब बोलते हैं तो कई शब्द साइलेंट हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं, हम पूरे उनके शब्दों का सही उच्चारण भी नहीं करते हैं। तो जो हमारी जो फोनेटिक लैंग्वेज है, जो ध्वन्यात्मक भाषा है, वो सिर्फ हिंदी है। फिर हम दूसरे गौरव की बात करते हैं, हिंदी के गौरव की, वो है हमारी वर्णमाला। हमारी जैसी वर्णमाला कहीं है ही नहीं। हमारे स्वर अलग हैं, हमारे व्यंजन अलग हैं। अंग्रेजी में भी है ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल्स हैं, लेकिन हमारे क्या हैं, हमारे जो स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, इनको हम अलग से मात्राओं के रूप में भी प्रयोग करते हैं। स्वर तो है ही हैं, लेकिन स्वर की मात्राओं को भी हम व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं, और हमारे व्यंजनों में संयुक्ताक्षर भी हैं, संयुक्त व्यंजन भी हैं, श्र है, ज्ञ है, क्षत्रज्ञ जो है। तो हमारे जो ये स्वर और व्यंजन, ये जो है हमारी वर्णमाला, ऐसी वर्णमाला किसी भी भाषा में पूरे विश्व में नहीं। ये हमारे गौरव की बात है। फिर अगली बात हम चलते हैं कि हिंदी जो है वो आदर्श सूचक भाषा है। आदर्श सूचक भाषा का मतलब ये है कि हम वो कहते हैं वो आ रहा है, एक वचन है, लेकिन जब हम कहते हैं पिताजी आ रहा है तो अंग्रेजी में कहेंगे पिताजी इज कमिंग, फादर इज कमिंग। लेकिन हिंदी में हम ऐसा नहीं कहते कि पिताजी आ रहा है, हम कहते हैं पिताजी आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। तो हम सम्मान दे रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी कामकाज की भाषा में जब हम किसी को सस्पेंड कर देते हैं, कर्मचारी को, और उसको स्पष्टीकरण देते हैं, तब भी हम कहते हैं आपको कृपया आप अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, बहुत आदर के साथ। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है हिंदी भाषा की लिपि की, कि जो हम लिखते हैं उसमें हम हर शब्दों के ऊपर शिरोरेखा लगाते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं बिना शिरोरेखा के। तो शिरोरेखा का मतलब है कि एक हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो अपने शब्दों को भी सम्मान देती है और शब्दों के ऊपर शिरोरेखा लगाती है। सम्मान, तो सम्मानजनक भाषा। अब अंतिम जो इसका गौरव है, जो कि शायद विश्व में और किसी भाषा में नहीं है, वो है कि हिंदी मेल मिलाप की भाषा है। जो हमारा सूत्र है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमारी भाषा में भी अंतर्निहित है। वो कैसे अंतर्निहित है कि जब हमारे यहाँ 26 जनवरी की
परेड होती है और उसमें जो कहते हैं कि अब आप हिंदी में जो है सुनिएगा परेड का संचालन, तो बोलते हैं कि सलामी मंच के आगे से परेड गुजर रही है और वो सलामी ले रहे हैं। या हम कोई भी भाषा, हम जो है औषधालय नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं अस्पताल बोलते हैं, औषधि नहीं बोलते, दवाई बोलते हैं बोलचाल में। कुर्सी मेज ये सब जो हमारी जो रोजमर्रा की, अभी एक अध्यापिका ने जो अपनी कविता पढ़ी तो उन्होंने कहा उर्दू तो हमारी मेल मिलाप की भाषा है, सबको गले लगा के चलती है। हम जो है किसी को अलग नहीं कर रहे, मतलब सबको गले लगा के भाईचारे के साथ, सबको वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जो है हम अपनी भाषा को लेके चलते हैं। तो इतनी गौरवमयी भाषा है ये हमारी कि इसके ऊपर हमें बहुत ही गर्व होना चाहिए कि हमारी भाषा जो है हिंदी है, हमारे भारत की भाषा हिंदी है। हम भारत को प्यार करते हैं, अपने देश को प्यार करते हैं, तो हमें अपनी भाषा से भी बहुत प्यार होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इस बारे में बताना चाहूंगी कि जब 1952 में हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो उस समय इसको शिक्षा विभाग के अंतर्गत 55 तक, सन वर्ष 1955 तक इसको हिंदी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो हिंदीतर भाषा भाषी लोग थे, कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन सन 55 से जो है फिर इसको गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग बनाया गया और राजभाषा विभाग में जो हिंदी शिक्षण योजना के माध्यम से पूरे देश भर में हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है। जितने भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनमें अंशकालिक प्रशिक्षण भी चलते हैं देश भर में और उनमें पूर्णकालिक प्रशिक्षण भी चलते हैं। प्रशिक्षण कितने प्रकार के? प्रशिक्षण 3 प्रकार के हैं। हिंदी भाषा प्रशिक्षण, हिंदी टंकण प्रशिक्षण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण। तो ये 3 तरह के हमारे प्रशिक्षण हैं। हिंदी भाषा प्रशिक्षण जो है उसके 4 पाठ्यक्रम हैं। पहला पाठ्यक्रम जो है वो प्रबोध का पाठ्यक्रम है, जो कक्षा 5 के स्तर का है औपचारिक रूप से। प्रबोध प्रवीण का जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 8 के समकक्ष है और प्राज्ञ का जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 10 के समकक्ष है और अभी उन्होंने पारंगत बनाया है। पारंगत जो पाठ्यक्रम है वो स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम है। तो इस तरह से ये 4 पाठ्यक्रम हैं और ये टंकण और आशुलिपि के पाठ्यक्रम चलते हैं। संस्थान जो है वहां पर गहन पाठ्यक्रम चलते हैं जिनमें पूरे दिन भर जो है पढ़ाई होती है और कुछ जो है हमारी कार्यशालाएं चलती हैं। और इस बारे में मैं गर्व के साथ ये कहना चाहूंगी कि जब मैं निदेशक, राजभाषा विभाग में निदेशक थी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की, तो हमने कश्मीर में जाकर 5 दिन की हिंदी की गहन कार्यशाला की थी, जहां पर आतंक का शासन था उन दिनों। तो उन दिनों जाके हमने हिंदी की कार्यशाला की थी और वहां पर बहुत कर्मचारी अधिकारी आए थे, उन्होंने बहुत शौक से हिंदी पढ़ी थी। और हमने लक्षद्वीप में जाके कार्यशाला की 5 दिन की, अंडमान निकोबार में की, दूरस्थ दूर सुदूर क्षेत्रों में जाके हमने कार्यशालाओं का आयोजन किया। कार्यशालाओं का आयोजन का मतलब है कि लोगों को जिनको झिझक है, हिंदी तो आती है हिंदीतर भाषियों को, लेकिन जिनमें झिझक है काम करने की, तो हम उनकी उस झिझक को दूर करके उनको शासकीय प्रशासनिक शब्दावली और कैसे अपना काम करें उसको हम सिखाते हैं। तो ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये पूरे देश भर में चल रहे हैं वर्ष 1952 से। इन प्रशिक्षणों को कैसे हम और वृहद करें, तो उस संबंध में सीडेक पुणे के सहयोग से लीला पैकेज बनाए। लीला पैकेज जो है, लीला मतलब है लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो लीला पैकेजेस जो हैं वो स्वशिक्षण के कार्यक्रम है, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है जिनके द्वारा हिंदी जो है आप सीख सकते हैं। और ये विभिन्न भाषाओं में बने हुए, गुजराती में, पंजाबी में, मराठी में और तमिल में। तो इस तरह से 16 भाषाओं में यह बन चुके हैं और कई बन रहे हैं। उसी प्रकार से अनुवाद में जो अनुवाद ब्यूरो के हैं, तो अनुवाद के भी हमारे बहुत सारे मंत्रा बना हुआ है, श्रुतलेख बना हुआ है। तो इस तरह से हिंदी को कैसे समृद्ध किया जाए, कैसे उस पर गौरव किया जाए, कैसे हम जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम भारतवासी हैं, हमारे भारत की भाषा हिंदी है और हमें इसके ऊपर गौरव है कि हमारी हिंदी इतनी विशाल, इतनी सुसंस्कृत, इतनी धनवान, इतनी वैज्ञानिक और इतनी मतलब पूर्णतः जो मैंने आपको बताया
महान भाषा है कि हमें इस पर गर्व होना चाहिए। और आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस पर मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करती हूँ और सबको शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और अब मैं अपनी लिखी हुई एक छोटी सी एक कविता जो है मैं उसके साथ अपना करना चाहूंगी। एक दीपक प्रज्वलित कर तुम चलो। मैं अपने छात्रों को आज करना चाहूंगी। एक दीपक प्रज्वलित कर तुम चलो। शंकाएं यहाँ, कुचेष्टाएं भी कुछ कम नहीं, आतंक अत्याचार का भी जोर है कुछ कम नहीं। भय कुशंक का त्याग कर तुम चीर कर आगे बढ़ो, एक दीपक प्रज्वलित कर तुम चलो। मंजिलें अगर कठिन हैं, मंजिलें अगर कठिन है, राहें कटीली हो यदि, शूल भी अगर चुभ रहे मत पग रोकना लेकिन नहीं। साहस की चढ़ बुलंदियां तुम मील का पत्थर बनो, एक दीपक प्रज्वलित कर तुम चलो। काट डालो बेड़ियां पथ की सभी, काट डालो बेड़ियां पथ की सभी, बेध डालो भय की हर छाया घनी, हिम्मतों के लिए मशाल आगे बढ़ो, एक दीपक प्रज्वलित कर तुम चलो। हर नदी के पार होता है किनारा, हर नदी के पार होता है किनारा, और हर अंधेरी रात के आगे उजाला। मन की दुर्बलता मिटाकर तुम चलो, एक दीपक प्रज्वलित कर तुम चलो। यह देश विजयी हो गया, विजयी तुम ही कहलाओगे। यह देश नीचे हो गया, तुम शर्म से गड़ जाओगे। भारत के गौरव को पुनः जीवित करो, एक दीपक प्रज्वलित कर तुम चलो। आजाद भारत की नई तस्वीर गढ़नी है तुम्हें। मैं छात्रों को संबोधित कर रही हूँ। आजाद भारत की नई तस्वीर गढ़नी है तुम्हें, भीरुता व जीर्णता मन की मिटानी है तुम्हें। निज स्वार्थ को तुम छोड़ दो, निज स्वार्थ को तुम छोड़ दो और देश को आगे करो, एक दीपक प्रज्वलित कर तुम चलो। संस्कृति पर चोट पड़ती है यहाँ, संस्कृति पर चोट पड़ती है यहाँ, और सभ्यता पर कौन पहरा दे यहाँ। श्रेष्ठ मूल्यों को पुनः जीवित करो। हमारे जो छात्र हैं हमारे देश के कर्णधार, श्रेष्ठ मूल्यों को पुनः जीवित करो, एक दीपक प्रज्वलित कर तुम चलो। सैकड़ों मातंड साहे तेज तुमने, कभी अपने आप को किसी से कमतर मत आंको। तुम किसी से कमतर नहीं हो, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, तुम सबसे आगे हो। तुम्हारे में वो शक्तियां हैं, वो जिनको आगे करो। सैकड़ों मातंड साहे तेज तुम में, वायु से भी अधिक बल और वेग तुम में। प्राण से निश्चय करो, प्राण से निश्चय करो, तुम इस धरा को जीत लो, एक दीपक प्रज्वलित कर तुम चलो, एक दीपक प्रज्वलित कर तुम चलो। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के अंत में वैभव से अनुरोध करूंगा कि वैभव आप धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, यह भावों की अभिव्यक्ति है। और हिंदी भाषा के एक महान कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। अतः इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ने गौरव और गरिमा से भरे इस हिंदी दिवस पर इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होने और अपने व्यस्त समय सारणी से वक्त निकालने के लिए हमारी आज की मुख्य अतिथि सुश्री कुसुम वीर जी का मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म परिवार की ओर से कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं हमारे चेयरमैन सर दुबे सर और ओएसडी योगी मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपके मार्गदर्शन से ही ये कार्यक्रम सफलता से संपन्न हो सका। अंत में मैं हमारे शिक्षकों और श्रोतागणों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप सबकी उपस्थिति ने ही इस कार्यक्रम को सफलता के शिखर तक पहुंचाया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी।